हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में देखो हम करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा 500 महत्व का जो डेली डेली आपकी क्लासेस चल रही है ना। तो इस आज की क्लास में हम करेंगे वंशागति विविधता का सिद्धांत वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर से। ठीक है, उस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, जितने भी सब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ही के बारे में आज की क्लास में डिस्कस होगा। ठीक है, तो फटाफट सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने बच्चे भी नहीं आए हैं वो भी आ जाएं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करें, है ना। और बाकी इसके पीछे की जितनी भी क्लास हो चुकी है ना, के पीछे की जितनी भी आपकी क्लासेज होती है, आप सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक एक जो क्वेश्चन है उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रैक्टिस करिए। तब तक प्रैक्टिस करिए जब तक कि आपको इसलिए क्योंकि जब अगर आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चा आ जाए, तो जब आप अच्छे से किए रहेंगे, आपको सारी टॉपिक अच्छे से क्लियर होगी, तो एग्जामिनर कहीं से क्वेश्चन उठा के किसी भी चैप्टर से आके देगा, तो आप बहुत अच्छी तरीके से। तो बताओ कौन कौन बच्चा करने के लिए रेडी है। और एक चीज, बातें कम किया करो, पढ़ा ज्यादा करो, है ना। आप लोग पढ़ते कम हो, बातें बहुत ज्यादा करते, बातें आपकी लंबी लंबी होती है, पढ़ाई एकदम कोशिश करो पढ़ाई को हाई ले जाओ, और जो बात आपकी बात का जो लेवल है उस लेवल को एकदम। ठीक है, ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, है ना, सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन बेटा है जेड जेड और जेड डब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया, है ना। क्या पूछ रहा है कि जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का जो बेटा, है ना, क्या क्या, एक साइड क्या होगा बच्चा, जेड, है ना, एक साइड क्या होगा, जेड जेड। ठीक है, जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का जो क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन, क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है, हमें, तिलचट्टा में, मोर में या मनुष्य में, है ना। तो आप सभी बच्चे को पता है बेटा मनुष्य में कैसा लिंग निर्धारण होता है बेटा, यक्ष यक्ष और यक्ष वाई, है ना, क्योंकि ये फीमेल का है और ये मेल का है। बच्चा कितना घोगा में, मोर में, तिलचट्टा में। बताइए जेड जेड और जेड डब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है। बच्चे हमेशा ध्यान देना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोर में जितनी भी बेटा आपकी पक्षियां होंगी, है ना, जितने भी आपके एविज वर्ग होगा, एविज वर्ग में जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है, ठीक है, एविज वर्ग में जो सेक्स डिटरमिनेशन होगा वो कैसा होगा, जेड जेड और जेड डब्ल्यू। और एक चीज बेटा यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो जेड जेड होगा ये मेल शो करेगा, है ना, और ये जो जेड डब्ल्यू है कौन दर्शाएगी, फीमेल दर्शाएगी। देखो हम मनुष्य में क्या होता है कि जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया की लड़का होगा कि लड़की होगा, या मेल होगा कि फीमेल होगा, ये डिसाइड कौन करता है, ये पुरुष का जो यक्स वाई क्रोमोसोम है ना। लेकिन पक्षी में मेल पक्षी होगी या फीमेल पक्षी होगी, ये कौन डिसाइड करता है, मादा, क्योंकि में मादा होती है वो विषम युग्मता को दर्शाती है। और इसी तरह मनुष्य में मेल होता वो, ठीक है, जो पुरुष होता वो मादा विषम युग्मता को दर्शाता है। ठीक है, तो इनमें जो जेड जेड होगा वो किसका होगा, मेल का होगा, और जो जेड डब्ल्यू होगा वो फीमेल का होगा। तो इसमें मेल होगा या फीमेल होगा ये कौन डिसाइड करेगी, पक्षी की, जो पक्षी वर्ग में जो मादा पक्षी होगी वो डिसाइड करेगी कि लड़का होगा कि लड़की, यानी कि पक्षियों में मेल होगा कि फीमेल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, टर्नर सिंड्रोम कितने गुणसूत्र, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे, 45, 46, 47 या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 45, 46, 47 या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बेटा बताओ, फटाफट सारे बच्चे कमेंट में आंसर लिखो, बातें नहीं करना है ना, बातें नहीं करना है, बड़े बातें करते हो आप लोग। और अगर आपकी तरह टीचर्स भी बात करने लग जाए आप लोगों की तरह तो पढ़ाई हो चुकी, है ना।
कोशिश करना ये चाहिए बच्चा कि अगर आपको टीचर्स कुछ लेके आया है, आपके नॉलेज के लिए लेके आया, आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो ये आपका कर्तव्य बनता है। एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है ना, कि वो क्लास के बाहर कुछ भी करे, है ना, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप किसी क्लास में हो या पढ़ रहे हो, तो एकदम एक अच्छी स्टूडेंट की तरह रहना चाहिए, यानी कि एक हर एक रूल का फॉलो। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सा ऐसा बच्चा है जो रूल फॉलो करने वाला है? देखो, वो नियम के विरुद्ध जाएगा वो कभी सक, अब वो चाहे उसकी पढ़ाई हो या कोई कुछ भी हो। अगर तुम रूल से चलोगे, है ना, जिस फील्ड में जाना है और जिस फील्ड में जाने का जो रूल है उस तरीके से जाओगे तुम, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा? 45। इनमें जो संख्या क्या हो जाती है? कम होती है 40। नेक्स्ट, मनुष्य में ए बी ओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? अपूर्ण प्रभाविता, बहुएलील, सप्रभाविता, बी और सी दो, बताइए। मनुष्य में ए बी ओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? बेटा ये जितनी भी मैं क्वेश्चन आपको आज की क्लास में लेके आई हूँ, ये सारे रिपीट, यानी 5 साल के अंदर ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपकी इस बार 2024 में पूछे जाने के चांसेस। ठीक है, ओके। तो बताइए, मनुष्य में जो ए बी ओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है, बहुएलील को दर्शाता है, सप्रभाविता को, बी और सी। बताइए फटाफट, सारे बच्चे किसको दर्शाता है? बेटा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? हमेशा ध्यान देना कि जो ए बी, है ना, देखो जो हमारे ब्लड ग्रुप है ना, तो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार, है ना। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप ए बी, है ना। ये बेटा क्या होता है? सर्वदाता होता है। ब्लड ग्रुप का वो सर्वदाता होता है और ये सर्वग्राही होता है ना। सर्वग्राही यानी कि ये सबका लेने वाला होता है और ये सबको देने वाला, है ना। ये सबको देने वाला होता है और ये सबको लेने वाला होता है। ठीक, तो मनुष्य में जो ए बी रक्त समूह क्या दर्शाता है? तो ये बहुएलील और सप्रभाविता दोनों दर्शाता है। इसलिए करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी, कि बी और सी दोनों। ठीक है, क्या होगा? बी और सी। ठीक है, ओके। चलो, मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन? मेंडल जी के सिद्धांत को, है ना, जो मेंडल जी हैं, तो मेंडल जी के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डार्विन, बैलिश एवं ह्यूगो, डार्विन, कोरिंश एवं सेरमार्क, हिगो डी ब्रीच, कोरिंश एवं सेरमार्क, मार्गन, हिगो हिगो एवं। देखो, यहाँ पे आपने ये समझना है, सबसे पहले बेटा क्या हुआ था, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो, सबसे पहले क्या हुआ था कि ये जो मेंडल जी है ना, मेंडल जी को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकी के पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिक पिता कहते हैं। तो क्योंकि इन्होंने ही क्या दिया है? आनुवंशिकता का नियम। मेंडल जी के बेटे कितने नियम है? मेंडल का प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम और युग्मक शुद्धता का नियम, ये 3 नियम मेंडल जी ने दिया। ठीक, लेकिन जब मेंडल जी इस नियम पे दिया था, इन्होंने अपनी 7 वर्ष का प्रयोग किया था और 7 वर्ष के प्रयोग में मेंडल ने 3 नियम को दिया। कितने नियम को? 3 नियम, प्रभाविता का नियम, युग्मक शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अभिवन का। लेकिन जब मेंडल जी ने इस नियम को दिया था, तो ये अपने एक छोटी सी पुस्तक में प्रकाशित किया, लेकिन उस टाइम ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ। ठीक, उस टाइम ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम टाइम किसका था? डार्विन का था। उस टाइम जो डार्विन का नियम है, जो आप विकास वाले चैप्टर में पढ़ते हो, उस टाइम डार्विन का समय था। तो डार्विन के नियम की वजह से, है ना, जो डार्विन ने अपने डार्विनवाद दिया है, डार्विन का जो भी सिद्धांत था, उस सिद्धांत की वजह से ये जो नियम पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ठीक, फिर उसके बाद मंडल जी की क्या हो गई बेटा? डेथ हो गई। ठीक, यानी कि वो दुनिया से चले गए। उन्होंने एक छोटी सी प्रकाशिका में, अपनी पत्रिका में अपने जो नियम दिया था उसको उन्होंने लिख दिया, लिख के दुनिया से चले गए क्योंकि उस टाइम उतना फेमस नहीं हो पाए।
के मत पे उतना लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद आनुवंशिकता पे ही 3 वैज्ञानिक ने और खोज की। एक ह्यूगो ड्यूब्रीज थे, कार्ल कॉरिंज थे और शेरमार्क थे। इन्होंने क्या किया, इन तीनों वैज्ञानिक इन्होंने क्या किया कि ये भी आनुवंशिकता पे, है ना, आनुवंशिकता पे देखो वैज्ञानिक का काम होता है कि वो कहीं ना कहीं एक नई 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 चीजों का खोज करना। जब ये आनुवंशिकता आई थी तो इनके भी अंदर ये जागरूकता उठी कि नहीं, हमें इस पे खोज करना चाहिए कि एक्चुअल में ये होती क्या है। ये तीनों वैज्ञानिक ने क्या किया, इस नियम को अपने अपने मत को दिया और वापस से जो मेंडल जी का नियम था, है ना, जब इन्होंने दोहराया तो आज सबसे ज्यादा अगर किसी का नियम फेमस है, मेंडल का नियम है, आज भी फेमस है। आज भी आप पढ़े हो, आपकी पीढ़ियां भी पढ़े, और उन पीढ़ी, क्योंकि ये कभी समाप्त होने का, ठीक है। तो बेटा मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाला वैज्ञानिक कौन था? रीस थे, कोरिन्स थे एवं शेरमार्क थे। यही 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के नियम को दोहराया था। और दोहराने के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई फेमस नियम है तो आनुवंशिकता का नियम, जो हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं कैसे जाता है, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? मेंडल का नियम। ठीक। नेक्स्ट, अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से हो तो उन दोनों से उत्पन्न नर संतानों की क्या स्थिति होगी? मानो एक सामान्य पुरुष है ना, एक दंपति है, और उन दंपति में से जो उसका पुरुष है ना, उसका जो हस्बैंड है वो क्या है? सामान्य है। लेकिन उस पुरुष की जो वाइफ है वो हीमोफीलिया से वाहक है ना, यानी कि उसमें हीमोफीलिया रोग से वो ग्रसित है, वाहक है, ठीक है। तो उन दोनों की संतति की क्या स्थिति? सभी हीमोफीलिया से ग्रस्त होंगे, या 500% सामान्य और 50% ग्रस्त होंगे, या सभी सामान्य होंगे, या सभी रोग के वाहक होंगे? तो बताइए क्या होंगे? बेटा बताइए पांचवे का क्या होगा? सोच समझ के ध्यान से बताना। क्वेश्चन नंबर पांचवे का राइट आंसर क्या होगा? अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया वाहक से उत्पन्न नर संतति क्या स्थिति होगी? तो हमेशा ध्यान देना बेटा, अगर पुरुष सामान्य होगा और जो स्त्री होगी वो वाहक होगी, तो ये जो संतति आएगी 50% सामान्य होंगे और 50% होंगे। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा? पांचवे का ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। ठीक है। अब जिसको कंफ्यूजन हो रहा होगा वो क्रॉस कराने आता है आप लोगों को ना, मैं क्रॉस कैसे कराया जाता है ये चीज मैं बता चुकी हूँ। अब नहीं आता है तो इसी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वंशागति विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर को, वहां पे आपको सारे डाउट सारी चीजें। ठीक। नेक्स्ट, मानव रुधिर ए बी वर्ग में, मानव का जो रुधिर ए बी वर्ग है इनमें क्या उपस्थित? एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी ए उपस्थित होती है, या एंटीबॉडी उपस्थित होती है? बताइए मानव वर्ग में क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सी या डी? बच्चा यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एंटीबॉडी अनुपस्थित। क्या होते हैं? जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी क्या होंगे? अनुपस्थित। ठीक है, क्या होते हैं? अनुपस्थित। ओके। नेक्स्ट, एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है जिसे कहते हैं प्रभाविता, पॉलीमरेज, एपिस्टेसिस, या अप्रभाव? एक जीन का जोड़ा, है ना, एक जीन का जोड़ा है जो दूसरे जीन के जोड़े को प्रभाव को रोकता है जिसे कहते हैं। मेंडल का नियम अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मेंडल का नियम अगर आपको बहुत अच्छे से आपको याद होगा या उसका क्रॉस पता होगा, तो आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दें। तो बताइए बेटा, एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है जिसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं? तो बेटा इसको हम कहते हैं एपीस्टेसिस।
क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस, यानी कि यहाँ पे आपका सातवीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि एपिस्टेसिस। अगर एक जिन का जोड़ा दूसरे जिन जोड़े के प्रभाव को रोकेगा तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, एपिस्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है? प्रभाविता का नियम नहीं है, पृथक्करण का नियम नहीं है, स्वतंत्र अभिवन का नियम नहीं है, या इनमें बताइए, इनमें से कौन सा मेंडल का जो नियम है व्यापक नहीं है? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, या स्वतंत्र अभिवन का नियम, या इनमें से कोई? देखो, जो मेंडल जी थे उन्होंने तीन नियम को दिया। मेंडल जी ने कितने नियम को दिया था, तीन नियम को दिया था। प्रभाविता के नियम, पृथक्करण के नियम को, स्वतंत्र अभिवन। इनमें से जरूरी नहीं कि तीनों नियम बहुत ज्यादा व्यापक है। तो कौन सा ऐसा नियम है जो व्यापक नहीं? बट अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, आप हमेशा बताओगे कि मेंडल का जो स्वतंत्र अभिवन का नियम, ये जो मेंडल का थर्ड लॉ है ना, मेंडल का जो स्वतंत्र अभिवन का नियम है ये बहुत ज्यादा व्यापक नहीं है। लेकिन प्रभाविता हो गया, युग्मक शुद्धता या पृथक्करण का नियम हो गया, या वियोजन का नियम हो गया, ये दोनों ऐसे नियम हैं जो व्यापक ना बहुत ज्यादा क्या है, क्या प्रसिद्ध है। ठीक, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, मेंडल ने प्रस्तावित किया था सहलग्नता के नियम को, 10% ऊर्जा के नियम को, आनुवंशिकता के नियम को, या इनमें से कोई? फटाफट बताइए बच्चा। जो मेंडल जी थे उन्होंने प्रस्तावित किया था, जो मेंडल है, ये मेंडल है, इन्होंने क्या प्रस्तावित किया था? इन्होंने जो 10% का नियम है उसको, या जो संलग्नता का नियम है उसको, या आनुवंशिकता को नियम, या इनमें से कोई नहीं है? तो बेटा हमेशा आपको पता है कि जो हमारे मेंडल जी थे किस नियम को किया था, आनुवंशिकता के नियम, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, आनुवंशिकता का नियम जो है ये मेंडल जी ने इसको प्रस्तावित किया। ठीक, रह गया बेटा संलग्नता का नियम। तो ये मेंडलवाद का नियम है, या इसको मेंडल के विचलन का नियम है, यानी कि ये मेंडल के, ठीक है, मेंडल के ये अपोजिट बोल सकते हैं, है ना। इसके विरोध के लिए या इसके विचलनवाद के लिए ये नियम दिया गया था, कौन सा, संलग्नता का। ठीक, नेक्स्ट, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी कि फेनोटाइप अनुपात होता है। द्विसंकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस मतलब बेटा जिसमें दो जीनों की वंशागति देखी जाती है, इनमें जो फेनोटाइप होता है, देखो फेनोटाइप जीनोटाइप समझ लो, फेनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। फेनोटाइप में हम देखिए किसी भी जीव की हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख, क्या देखते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को, है ना, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख। और जीनोटाइप में हम किसी भी जीव की जीनी स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसकी संरचना क्या है। अगर बायोमॉर्फोलॉजी बोलोगे, जैसे हम लॉन्ग, ठीक है, लंबाई की बात कर ली, शॉर्ट है ना, शॉर्टपन की, किस शेप की बात कर ली, ठीक है, साइज की बात कर ली, रंग की बात कर ली, है ना, कैसा रंग है। तो ये सारी जो चीजें आ जाएगी ये हम फिनोटाइप के अंदर। जीनोटाइप के अंदर हम देखते हैं जीनी संरचना, कि कोई किसी भी जीव की जीनी संरचना क्या है, कोई भी एक जीव है तो उस जीव की जीनी संरचना क्या है। ठीक, तो द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षण यानी कि फिनोटाइप लक्षण अनुपात क्या है, जो डबल क्रॉस जिसमें हम दो जीनों की गति देखते हैं, इनमें जो बेटा अनुपात आता है 9 संबंधित 3 संबंधित, तो मेंडल का स्वतंत्र अभिवन का नियम है, या मेंडल के डबल द्विसंकरण का जब नियम बच्चा आप देखोगे, इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, 9 संबंधित 3 एक का अनुपात मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन समझ में आ रही है तो मैं आपको बता चुकी हूँ, बच्चे जाके इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको ये 5वें चैप्टर का वन शॉट मिल जाएगा, और मैं बहुत अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक
ठीक। चलो, मेंडल के नियम का एक अपवाद है प्रभाविता का नियम, युग्मक की शुद्धता, स्वतंत्र अभिवन या संलग्नता। देखो, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, सोच समझ के देना कि जो मेंडल जी हैं, मेंडल जी के नियम का एक अपवाद क्या है? प्रभाविता का नियम है, शुद्धता का नियम है, संलग्नता है या स्वतंत्र अभिवन। बताइए बच्चे, क्या है मेंडल के नियम का अपवाद? क्या है? प्रभाविता का नियम, शुद्धता का नियम, संलग्नता का नियम या स्वतंत्र अभिवन। तो आप को जैसे पता है कि ये तीनों, यानी कि ये वाला, ये तीनों तो मेंडल का ही नियम है, क्योंकि मेंडल जी ने तीन क्या था? प्रभाविता का नियम, युग्मक की शुद्धता, है ना, या तो हम इसको विभाजन या पृथक्करण का नियम कहते हैं, और एक स्वतंत्र अभिवन। तो ये बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी जो संलग्नता का नियम है, ये मेंडल का अपवाद, क्योंकि ये मेंडलवाद है, या इसको हम मेंडल के विचलन का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा, यानी कि जो संलग्नता का नियम होता है वो का एक ठीक है, क्या है? मेंडल जी का एक क्या है? अपवाद। नेक्स्ट, F2 संतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति क्या होता है? देखो, एक तो F1 पीढ़ी होती है बेटा, एक F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी की बाह्य लक्षण अनुपात, ये अपूर्ण प्रभाविता भी बच्चे क्या है? मेंडलवाद है। क्या बोलेंगे? मेंडलवाद भी कहेंगे, या मेंडलवाद ना कह के मेंडल क्या, मेंडल के विचलन का नियम, विचलन का, क्योंकि संलग्नता, अपूर्ण प्रभाविता और पुनर्संयोजन, जो ये तीनों नियम है, ये मेंडल के विचलन का नियम है, या मेंडल तीन संबंधी एक संबंधित, एक संबंधी दो संबंधी एक, या इनमें से कोई। यहाँ पे बाह्य लक्षणी अनुपात, यानी कि बच्चा बाह्य लक्षणी को क्या बोलते हैं? तो जो आप अपूर्ण प्रभाविता को जानते हो, किए भी हो, है ना, अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आपको राइट आंसर बताना है कि अब टू संतति बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? तीन संबंधी एक, दो संबंधी एक, एक संबंधी एक, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर एक संबंधी, संबंधी। क्योंकि जब आप अपूर्ण अपूर्ण प्रभाविता की क्रॉस कराओगे, है ना, एक लाल पुष्प और एक सफेद पुष्प में जब हम क्रॉस कराते हैं, तो उसकी जो F2 पीढ़ी आती है उसमें हमें गुलाबी रंग दिखाई देती है ना। तो एक लाल, है ना, एक लाल रंग का पुष्प, एक सफेद रंग का पुष्प, दो गुलाबी रंग के पुष्प आते हैं। इसीलिए अपूर्ण प्रभाविता में जो एप्टिव पीढ़ी का फिनोटाइप यानी बाह्य लक्षण होता है वो कितना होता है? एक संबंधित से एक। ठीक। नेक्स्ट, क्रैशिंग ओवर किस अवस्था में होता है? लेप्टोटीन, साइटोकाइनेसिस, पैकेटीन या डायोकाइनेसिस। तो बताइए, क्रॉसिंग ओवर, जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो किस अवस्था में होता है? 13 का करेक्ट आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर ए, सी या डी, कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? लैक्टिन, लेप्टोटीन, साइटोकाइनेसिस में, डायकाइनेसिस में, या पैकेटीन। क्वेश्चन नंबर 13 का बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमेशा जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो पैकेटीन में होता है। क्या होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? पैकेटीन। क्या होगा बच्चा? पैकेटीन। नेक्स्ट, यदि पति का रक्त समूह ए है तथा पत्नी का रक्त समूह बी है, तो उनकी संतान का रक्त समूह क्या होगा? मान लो पति है ना, ये जो पति है इसका ब्लड ग्रुप ए है, और जो पत्नी है उसका ब्लड ग्रुप, है ना, पत्नी है, पत्नी का जो ब्लड है बी। ये संतति में जो ब्लड ग्रुप की, है ना, वंशागति होगी, या उनके बच्चे जो पैदा होंगे उन बच्चों की ब्लड ग्रुप क्या होंगे? ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ये ए बी, ए बी। बताइए, अगर कोई ऐसा दंपति है जिनमें यदि पति का रक्त समूह ए है तथा पत्नी का रक्त समूह बी है, तो संतान का रक्त समूह का ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, या ए बी और ए बी अथवा ओ होगा? बताइए बच्चा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि ए बी। अगर मान लो हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए है और उसकी वाइफ का ब्लड ग्रुप बी है, ये जो संतति आएगी ब्लड ग्रुप समूह होगा वो कौन सा होगा? ए बी होगा। क्या होगा? ए बी होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? ए बी और ओ। इनमें से कौन सा ऐसा ऐसा जो रक्त समूह है जो सार्वभौमिक रक्तदाता यानी कि सार्वभौमिक रक्तदाता यानी सबको देने वाला, है ना, सबको देने वाला ब्लड ग्रुप है ए बी या ओ। तो आप सभी को पता है कि देखो हमारे ब्लड ग्रुप हैं चार हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ओ और ब्लड ग्रुप, जिसमें से ब्लड ग्रुप रक्तदाता यानी सबको सर्वदाता या सार्वभौमिक सब वाला और एक सर्वग्राही यानी सबसे ले। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ब्लड ग्रुप है वही क्या है? सार्वभौमिक यानी कि सबको रक्तदाता है ना। दाता का मतलब क्या होना बेटा? देने वाला। दाता का मतलब क्या होना है ना? जो भगवान को हम क्या बोलते हैं? दाता बोलते हैं कि वो हमें क्या देंगे भाई? देने। भगवान हमें क्या है? देने वाला है। क्या है? देने वाला। दाता को हम क्या बोलते हैं? मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या है 44+XX, 44+XY, 46+XY या 46+। बताओ, मनुष्य यानी कि पुरुष में सूत्रों की संख्या क्या है? 44+XX, 44+XY, 46+XY या 46+XX। बताइए, मनुष्य में क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 44, क्योंकि ये जो 44 है ये क्या है? एक्स एक्स है। और जो 23वां वाला है क्या है? क्या हो जाएगा? 44+XY। ये मनुष्य में पुरुष का गुणसूत्र है और यही गुणसूत्र क्या करता है? सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया करता है, यानी कि लिंग निर्धारण की क्रिया को पूरा करता है। ये लड़का होगा। नेक्स्ट, एक संकर का जेनोटिपिक अनुपात क्या है? या जीनोटिप? एक संकर का क्रॉस यानी कि एक संकर का क्रॉस का मतलब होता है जिनमें हम एक जीन की वंशागति, एक जीन की क्या देखते हैं? वंशागति। एग्जाम्पल जैसे, है ना, लंबाई का जीन हो गया, है ना, लंबाई का जीन। ठीक, रंग का जीन, है ना, लंबाई का जीन, रंग का जीन, और भी जो जीन हो। एक जीन वंशागति किसमें हम देखते हैं? एक संकर क्रास में। और एक संकर क्रास या एक जीन की वंशागति मेंडल का प्रभाविता का नियम, है ना, मेंडल का जो क्या है? प्रभाविता का नियम है। और जो एक युग्मक शुद्धता का नियम है, यही दोनों एक संकर क्रास या एक जीन की वंशागति, एक संकर क्रास का, ठीक है, एक संकर का जेनोटिपिक अनुपात क्या है? एक संबंधित, एक 3, एक 9 संबंधित। जीनोटाइप का मतलब हो जाएगा हम जीनी संरचना की बात, है ना, कि कौन कौन से लंबाई का जीन है, उसके कलर का जीन है, कैसा जीन है। फिनोटाइप उसके बायोमॉर्फोलॉजी, उसकी जीनी संरचना और एक बायोमॉर्फोलॉजी। बताइए, एक जीन वंशागति, एक जीन वंशागति या एक संकर का जेनेटिक्स, ठीक है, जेनोटिपिक जो बात क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बी जी, ऑप्शन नंबर ए होगा एक संबंध। ये पता है तो करके क्रॉस करा के देख लेना। प्रभाविता की नींव ना जाके वहां पर उसका संरचना आएगा एक संबंध, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनके विभिन्न अभिव्यक्ति कहलाते हैं। एक ही स्थान, ठीक है? एक ही स्थान पर रहने वाले जीन जिनके विभिन्न अभिव्यक्ति कहलाते हैं। मान लो एक ही स्थान पे रह रहे हैं, एक ही स्थान पे उपस्थित है, जिनकी, ठीक है, रहने वाले जो जीन और जिनके विभिन्न अभिव्यक्ति कहलाते हो, बहु एलील, बहु जीन, जीन या सप्रभाविता जीन। बताइए बच्चे, 18 का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या? यहाँ पे बस अच्छा, 18 का जो राइट आंसर क्या होगा? बहु, एक ही स्थान पे
है ना। एक ही स्थान पे जो रहने वाले जीन है, अगर वो विभिन्न अभिव्यक्ति दर्शाते हैं, कि जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो, कहलाते हैं बहु एलील। क्या कहलाएंगे? बहु एलील। नेक्स्ट, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुण से कौन सा है? सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुण से कौन सा है? सूत्र 21 एवं वाई, सूत्र एक एवं यक्स, या गुणसूत्र एक एवं वाई, या गुणसूत्र यक्स एवं। सबसे अधिक तथा सबसे कम, ठीक है, सबसे अधिक और सबसे कम जीन वाले सूत्र इनमें से कौन से हैं बच्चे? सूत्र एक एवं वाई जो है, ये सबसे अधिक और सबसे कम जीन वाले मानव गुण क्या है? सबसे अधिक है और सबसे कम भी जीन वाले क्या है? मानव सूत्र। ठीक है, क्या है? मानव गुणसूत्र। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो बच्चे बातें कर रहे हैं वो बातें ना करें। ठीक, जो बच्चे बीच बीच में बातें करें वो बच्चे बातें नहीं करेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं आप सभी को, आपको किसी भी प्रकार की जब दिक्कत होती है, जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आई, आपको क्या चाहिए, के लिए आपको कमेंट में, जो कमेंट बॉक्सेस में आंसर लिखना। अब यहाँ पे जो आप चैट करें वहां पे नहीं लिखना है, वहां पे लिखना है जो आपके कमेंट जहां से मैं देख सकूं, है ना। बाद में क्लास खत्म होने के बाद 1 घंटे या हमेशा आपके कमेंट्स यहाँ पे नहीं करना है। वीडियो की जो नीचे है ना, क्लास के नीचे जो कमेंट करने वाला है वहां पे आपको क्या नहीं समझ में आया, कैसा कैसा। नेक्स्ट, पृथक्करण। पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम, युग्मक की शुद्धता का नियम, या इनमें से कोई? पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं, स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं, युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं, या इनमें से कोई? क्या बोलते हैं पृथक्करण के नियम? प्रभाविता का नियम। बच्चा देखो, प्रभाविता का नियम को हम प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभिवन के नियम को हम स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेटा युग्मक की शुद्धता का नियम है, इसी को ही हम पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि युग्मक की शुद्धता का जो नियम है, उसी नियम को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट। क्यू संकट टेस्ट क्लास का अनुपात है 3 संबंधे एक, 1 संबंधे एक, 9 संबंधे 3, एक और 1 संबंधे 1 संबंध। द्विव संकट टेस्ट क्लास, जिसमें हम 2 जीन की वंशागति क्या देखते हैं? ये हम बेटा क्या देखते हैं? जीन की वंशागति। किसकी वंशागति को? 2 जीन की वंशागति को देखी जाती है। द्विव संकट टेस्ट क्लास का अनुपात है 3 संबंधे 1 है, 1 संबंधे 1 है, 9 संबंधे 1 है, या 1 संबंध 1 संबंध। बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि जब हम संकट टेस्ट क्लास का अनुपात देखते हैं, 9 संबंधित 3 संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि 9 संबंधित 3। ठीक, नेक्स्ट। गुलाबी पुष्प वाला गुलाबास में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात। गुलाबी पुष्प वाला गुलाबास में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात हो 1 संबंधित 1, या 3 संबंधे 1, या 1 संबंधे 1 संबंध 1, या 2। क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल आंसर बताओ कि जब आप, ठीक है, जब आप क्या क्रॉस कराते हो बच्चा? एक सफेद पुष्प, है ना, सफेद, ठीक, सफेद में और लाल पुष्प कराते हैं, हमें यफन पीढ़ी में पिंक के अनुपात क्या होगा? वो क्या होगा? गुलाबी, है ना, 1 संबंधित 2 संबंधे 1, क्या? तो बच्चा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 संबंधे 2 संबंध। क्या होगा? कि 1 लाल पुष्प, 1 सफेद पुष्प और 2 कैसे
इसलिए इसका जो अनुपात होगा कितना होगा, एक संबंधी दो संबंधी एक। तो ये अपूर्ण प्रभाविता का नियम है ना, यानी कि ये मेंडलवाद का नियम। क्या बच्चा, ये मेंडलवाद का। ठीक। नेक्स्ट, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता, मनुष्य में, मानव में जो संतान का लिंग निर्धारण होता है, यानी कि मानव में लड़का होगी कि लड़की होगी, इसका जो लिंग निर्धारण है वो कौन करता है? माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, या पिता के लिंग गुणसूत्र से? बताइए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है बच्चा कि माँ के लिंग गुणसूत्र, मनुष्य में जो संतान का लिंग निर्धारण होगा वो के द्वारा होगा, माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, या शुक्राणु के माप से, या पिता के लिंग गुणसूत्र। बच्चा, यहाँ पे आप सभी को पता है लड़का होगा कि लड़की होगी, इसका जिम्मेदार कौन होता है? पुरुष होता है। और पुरुष का कौन सा गुण, 21वां गुणसूत्र, यानी कि XY। लेकिन हमारे समाज में दोष किसको दिया जाता है? महिलाओं को। कि अगर वो लड़की पैदा किए जा रही है तो वो दोष किसका है? इस महिला का है। इसके ही अंदर ये भी कलंकनी है ना, ये ही ऐसी है, इसकी ही कर्म क्या है, फूटा हुआ है कि ये लड़की ही। लेकिन बेटा इसका जिम्मेदार कौन होता है? पुरुष। ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा कि पिता के लिंग गुण ये डिसाइड होगा कि आने वाली जो संतति है वह, यानी कि लड़का होगी या गर्ल। ठीक। आप फ्यूचर के पेरेंट्स हो, आप लोगों को भी जागरूक हो और लोगों को जागरूक भी। आपका काम। मंगोली जड़ता किसके कारण होती, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? बताइए, ये जो मंगोली जड़ता है किसके कारण होती? लिंग गुणसूत्र की एकल सूत्रता से, या 21वें जोड़े की अलिंग सूत्रता से, या लिंग गुणसूत्रों एकाधी सूत्रता से, या 21वें जोड़े के अलिंग एकाधी सूत्रता। तो बताइए कि मंगोली जड़ता है ना, ये जो मंगोली जड़ता है बच्चा, ये किसके कारण होती? इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, या क्या होगा? बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, या डी, क्या इसमें बच्चा करेक्ट होगा कि जो मंगोली जड़ता है किसके कारण हो? ऑप्शन नंबर बी, सी, या बच्चा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि 21वें जोड़े के अलिंग गुण की अधिक अकाधी सूत्रता से मंगोली जड़ता होती। क्या होती है? मंगोली जड़ता। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी। अब ये तो बच्चे आपके हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि अगर आप बच्चे ईमानदारी से इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लोगे तो आपको जो 2024 एग्जाम में बैठना है, इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप एकदम उसी मन से बेफिक्र से करके आओगे और एक फ्रीज महसूस करके आओगे कि हाँ मेरा जो एग्जाम था अच्छा हुआ। ठीक। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक नंबर। ठीक है, ये जो 500 क्वेश्चन की बेटा सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपको 1 नंबर से लेकिन 3 नंबर तक के आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ, बाकी रह गया आपके 5 नंबर का। तो 5 नंबर का चैप्टर वाइज हो गया है, बाकी पूरी बुक का तक पहले आप इतना तो याद कर लो, है ना, फिर इतना याद कर लो, फिर आगे भी हम हर एक चीज सीखते हैं। ठीक। मेंडल ने मटर के पौधे में कितनी जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया? आंसर में क्या लिखोगे? मेंडल ने अपने प्रयोगों को मटर के पादप के 7 जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया। जब भी आपसे पूछा जाए कि ये जो मेंडल जी हैं हमारे, जिन्होंने आनुवंशिकता का नियम दिया, ने जब ये नियम दिया था तो ये कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? आप लिखो, मेंडल ने अपने ये मटर के पादप के साथ लक्षणों का तुलनात्मक किया था, जैसे बीज का रंग लिया था, बीज का आकार क्या है, पुष्प का रंग क्या है, और पुष्प की, बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प का रंग,
पुष्प की लंबाई, ये बहुत सारे यानी कि 7 विपर्यासी लक्षण को दिया था और लेने के बाद उन्होंने 3 नियम को दिया था। पिंडल के प्रभाविता का नियम है ना, स्वतंत्र अभिवन, पृथक्करण और सिद्धता का नियम। नेक्स्ट, सप्रभाविता क्या है? उदाहरण सहित अब ये सप्रभाविता क्या होती है ना, ध्यान देना बेटा, ये सप्रभाविता जो है ये मेंडलवाद का नियम है ना। सप्रभाविता क्या है? ये मेंडलवाद का नियम है। सप्रभाविता क्या है, इसका उदाहरण सहित आपको, ठीक। तो सप्रभाविता में दो, ठीक है, दोनों के जनकों के लक्षण पृथक रूप से यफन, सप्रभाविता में कि दो जनकों के, दोनों के जनकों के जो, जिनके जो जनकों के लक्षण होते हैं वो पृथक रूप से यफन में प्रकट होते हैं। उदाहरण, यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु क्रॉस कराया जाता है तो यफन में चितकबरी संतान उत्पन्न होती है। यदि अगर आप एक लाल रंग के पशु का ना, एक लाल रंग के पशु का एक श्वेत रंग के पशु पशु से क्रॉस कराया जाएगा तो उनकी जो यफन आएगी, तो यफन में चितकबरी संतान उत्पन्न होती है। ये होती है बच्चा सप्रभ, क्या होता है, इसी को हम कहते हैं सप्रभाविता का। नेक्स्ट, रुधिर वर्ग ओ वाली एक स्त्री का विवाह, ठीक है, रुधिर वर्ग वाली कौन है? ओ वाली एक स्त्री का विवाह रुधिर वर्ग ए बी वाले, रुधिर वर्ग ओ वाली एक स्त्री का विवाह रुधिर वर्ग ए बी वाले पुरुष के साथ होता है। उनके बच्चों में कौन सा रुधिर वर्ग होने की संभावना? जो एक फीमेल है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? वो है, ठीक। और उसके पुरुष का, ठीक है, जो इसका मेल है यानी इसका जो हस्बैंड है उसका ब्लड ग्रुप कितना है? ए बी है। तो इनकी जो आने वाली संतान होगी, संतानों में किसकी संभावना होगी? आंसर क्या लिखोगी? रुधिर वर्ग ओ वाला एक स्त्री का विवाह रुधिर वर्ग ए बी वाले पुरुष से होने पर उनके बच्चों का रुधिर वर्ग क्या होगा? ये होगा या बी होगा? मान लो अगर आपकी मम्मी का ब्लड ग्रुप वो है और आपके पापा के ब्लड ग्रुप बी है, तो आप जो भाई बहन हो उनमें या तो आप ब्लड ग्रुप ए वाले होंगे या तो ब्लड ग्रुप बी, इससे ज्यादा आप नहीं हो सकते। अगर चेंज है तो कुछ न कुछ गड़बड़ है, ठीक। अब आपको ये प्रत्यारोपण नहीं करना है। अगर आपके मम्मी का वो पापा का ये भी है तो आप जो भाई बहन हो उनका क्या होगा? ए और बी ही होगा, ना कि ए भी होगा और वो, ये दिमाग में बैठा ले, ठीक है। तो अब जाके पता करना, आपका ब्लड ग्रुप पता नहीं है तो है क्या है क्या नहीं। अगला, रुधिर वर्ग ए वाली माँ और रुधिर वर्ग बी वाले पिता के बच्चों में किस प्रकार का रुधिर वर्ग संभव होगा? अब जो महिला ए वाली है और पिता क्या है? वो वाला है। हमारी मम्मी का, मान लो मेरी माँ का ब्लड ग्रुप क्या है? ये है, और मेरे पिताजी का ब्लड ग्रुप क्या है? वो है। तो हमारे अंदर जो आने की संभावना क्या होगी? तो रुधिर वर्ग ए वाली माँ और रुधिर वर्ग ओ वाले पिता के बच्चों में रुधिर वर्ग ए होगा, या अगर ब्लड ग्रुप महिला का ब्लड ग्रुप ओ है और पुरुष का ब्लड ग्रुप ए भी है तो उनके बच्चों में जो ब्लड ग्रुप आने की संभावना है वो या तो ए ब्लड ग्रुप होगा या तो बी होगा। और अगर पत्नी का, हर एक महिला का ब्लड ग्रुप ए है और उसके पति का ब्लड ग्रुप वो है, तो उनकी संतान में जो ब्लड ग्रुप आने की संभावना है ना, उनके बच्चों में जो रुधिर वर्ग आने की संभावना है, या तो उनके बच्चे ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे या तो क्या होंगे? वाले, या तो ए वाले या तो, ठीक। अगला, वंशागति का, क्या है? वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था? वंशागति का जो क्रोमोसोमवाद है वो किसने दिया था? आंसर में क्या लिखोगी बच्चा? वंशागति का गुणसूत्री या क्रोमोसोम
सिद्धांत सटन और बोवेरी ने सन 1902 में दिया था। यानी कि सटन नामक वैज्ञानिक और बोवेरी नामक दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने वंशागति का गुणसूत्रीवाद या क्रोमोजोम सिद्धांत दिया। ठीक है, क्या दिया था? क्रोमोजोम सिद्धांत। नेक्स्ट, लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जो लिंग संलग्न गुण है उस गुण से आप क्या समझते हैं? और मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न गुणों का नाम लीजिए। लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हो? और मानव में जो दो किन्हीं दो लिंग संलग्न है ना, लिंग की संलग्नता के गुणों के नाम लिखिए। जब आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आप आंसर में क्या लिखोगे कि प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती। ध्यान देना, हम जो प्राणी हैं तो प्राणियों में जो लक्षणों की वंशागति हो रही है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे, कहाँ हो रहे हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर हो रहे हैं, इनकी जो वंशागति होती है ये हमारे लिंग से भी संबंधित होती है। ठीक, इनका नियमन लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। और ये जो लिंग संलग्न लक्षण होते हैं, इनका जो नियमन कौन करता है? हमारा लिंग गुणसूत्र करता है। ठीक, कौन करता है? हमारा लिंग गुणसूत्र। ये लक्षण लिंग संलग्न लक्षण कहलाते, यानी कि प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है, अतः इनका नियमन लिंग गुणसूत्र करते हैं, गुणसूत्रों के द्वारा होता है, और इसी लक्षण को हम लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। जैसे वर्णांधता एवं हीमोफीलिया मनुष्य में लिंग संलग्नता वंशागति द्वारा होने वाली व्याधि है। वर्णांधता और हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है बेटा जो हमारी लिंग गुणसूत्र है उसके कारण होता है। और ये एक ऐसी बीमारी, वर्णांधता में हम लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते, इसीलिए हम कभी भी रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया से अगर थोड़ा सा भी हमारा कट जाता है तो हमारे जो ब्लीडिंग होती है, जो हमारा ब्लड होता है उसका क्लॉटिंग नहीं हो, व्यक्ति की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ये हीमोफीलिया और वर्णांधता जो है हमारे लिंग संलग्न बीमारियां हैं, यानी कि जो हमारा सेक्स क्रोमोजोम है, जो लिंग गुणसूत्र है, उससे की वजह से होता है। ठीक, नेक्स्ट, मंगोलाई जड़ता क्या है? इसे किसने खोजा था? मंगोलाई जड़ता क्या है? मंगोलाई या मंगोलियन जड़ता, जो अभी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किया कि मंगोली जो जड़ता है वो किसके कारण होती। ठीक है, ठीक है, अथवा इसको मंगोलाई जड़ता को हम क्या बोलते हैं बेटा? डाउन सिंड्रोम को। ठीक है, डाउन सिंड्रोम है क्या था? डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किया था, और इसमें किस काय गुणसूत्र के जोड़े में एक गुणसूत्र अधिक हो? ये एक ही डाउन सिंड्रोम को ही हम क्या कहते हैं बेटा? मंगोलियन जड़ता। ध्यान देना, डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलियन जड़ता के। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको आंसर में ये लिख दें, क्या लिखोगे? डाउन सिंड्रोम, है ना, को सर्वप्रथम लैंग डान डाउन ने, है ना। देखो लगभग लगभग कुछ ऐसे हमारे साइंस के क्षेत्र में नाम है, लगभग लगभग हमारी साइंस के क्षेत्र में जो नाम है वो जो कोई जो वैज्ञानिक खोजा है वो अपने नाम पे ही दे दिया है ना। डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैंगडान डाउन ने 1866 में खोजा था। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डाउन सिंड्रोम की खोज किसने और किस वैज्ञानिक ने और कितने सन में की थी? आंसर में लिखोगे डाउन सिंड्रोम का सर्वप्रथम खोज लैंगडान डाउन ने 1866 में। यह रोग 21वीं जोड़ी ऑटोसोम गुणसूत्र की एक अधिक प्रति के कारण होता है। यह जो रोग है, जो 21वीं जोड़ा गुणसूत्र है, तो क्या होता है? यक्स एक्स होता है। इन गुणसूत्र में की एक अधिक प्रति के कारण, इनमें क्या हो जाते हैं? 21वें गुणसूत्र में यक्स एक्स है तो एक की क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो, ठीक है, के कारण होता है। तो त्रिगुणता यानी कि
ट्राइजोमी कहलाती। यानी कि देखो, जो गुणसूत्र की संख्या है वो 23वां वाला तो दोनों का यक्स एक्स और इसका यक्स वाई है, बाकी 22 जोड़ा सभी का यक्स एक्स है ना। तो ये जो 21वां गुणसूत्र होता है जो यक्स एक्स है, तो इनमें एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो जाती है जिससे कि डाउन सिंड्रोम। ठीक, इस प्रकार इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। मान लो बेटा हमारे पास कितना है, 44 है ना। 44 एक है और एक हमारा एक्स वाई या जो एक्स एक्स वाई है इसको हम मिला के 46 कह देते हैं। लेकिन अगर इन्हीं में इनका जो 21वां गुणसूत्र पे एक बढ़ गया है तो कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। कितने हो जाते हैं, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक, तो गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पे 47 होती है। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चेहरा मंगोलियन लोगों की भांति माथा चौड़ा, गर्दन एवं अंगुलियां छोटी, फूली हुई, कद इनका छोटा, मंद वृद्धि है ना, या विमंदित कह सकते हैं, खुरदरी त्वचा, मोटी जीभ, उभरा हुआ निचला ओठ आदि लक्षण समानताएं पाए जाते हैं। इस कारण इस रोग को मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा बच्चा मंगोलियन जड़ता क्या है अथवा डाउन सिंड्रोम क्या है। ठीक है, या मंगोलियन जड़ता क्या, इसे किसने खोजा है। दो प्रकार का क्वेश्चन तो आप यही लिख दोगे। ध्यान देना, एक नंबर में पूछा जाएगा डाउन सिंड्रोम कितने गुणसूत्र पे होता है, डाउन सिंड्रोम में सूत्रों की संख्या कितनी, ये तो आप बताओगे, क्योंकि 21वां जो गुणसूत्र है उनमें एक की क्या हो जा रही है, बढ़ोतरी है ना, एक की क्या हो जा रही है, बढ़ोतरी। और अगर ये जो मंगोलियन जड़ता किसी बच्चे में है तो उसका माथा चौड़ा, जीभ चौड़ा, जो इसकी ग्रोथ होगी वो मंद वृद्धि होगी है ना, गर्दन फुली हुई, कद इसका छोटा होगा, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। अगला, क्लाइफिल्टर एवं टनन सिंड्रोम में गुणसूत्र संख्या ली। क्लाइफिल्टर क्लाइनफिल्टर एवं टर्नन सिंड्रोम गुणसूत्रों की संख्या बस ली। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो उत्तर क्लाइफेंटन सिंड्रोम में 46 से अधिक यानी कि, ठीक है, 46 से अधिक यानी कि 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ठीक है, या 44 प्लस एक्स एक्स वाई आदि। टर्नन सिंड्रोम में 45 यानी कि 44 प्लस एक्स, यानी कि क्लाइफेल्टर एवं टर्नन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बच्चा, तो क्लाइफेल्टर में 46 से अधिक होती है और टर्नन में एक कम होती है, यानी कि 46 से कम होती है, यानी 45, यानी कि एक गुणसूत्र की 44 प्लस एक्स, एक की कई क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। इसी मेंडल के पृथक्करण के नियम को हम वियोजन का नियम भी कहते हैं। वियोजन का या युग्मक की शुद्धता, युग्मक की शुद्धता, ठीक है, युग्मक की शुद्धता का नियम, पृथक्करण के मंडल का जो पृथक्करण का नियम है इसको हम वियोजन का नियम कहते हैं या युग्मक की शुद्धता का नियम भी। ठीक, ठीक है, अब देखो इसको कैसे समझाया गया इस नियम को। चलो देखो, इसमें हम पहले क्या, देखो पहले हम क्या करेंगे, पृथक्करण का नियम में मेंडल जी ने सबसे पहले समझाने के लिए क्या लिया था, इन्होंने क्या लिया था बेटा, एक, इनकी कौन थी, F1 P1, ठीक है, P1 जो पीढ़ी थी है ना, इनकी क्या थी, जो P1 पीढ़ी थी, P1 का मतलब पहली पीढ़ी, इसमें इन्होंने लिया था शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा पौधा, ठीक, और शुद्ध बौना पौधा, इन्होंने दो जनक को लिया था, एक शुद्ध लंबा पौधा को और एक शुद्ध बौना पौधा। ठीक, अब ये जो शुद्ध लंबा पौधा है इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल टी, कैपिटल टी से, और ये जो शुद्ध बौना है इसको हम दर्शाते हैं स्मॉल टी, स्मॉल टी से। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा,
कर लेना है ना, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। मैं चाहती तो आपको होमवर्क के तौर पे भी दे सकती थी, लेकिन कुछ बच्चों को ये कराने क्रॉस आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा। जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता वो कराना सीख जाएगा। ठीक, देखो, तो शुद्ध लंबा पौधा और बेटा शुद्ध बौना पौधा। ठीक, अब इनमें क्या होगा, आप सभी को पता है। ठीक, जब हम दो जनक के बीच में, है ना, जब बच्चे हम दो जनक के बीच में क्रॉस कराते, तो हम पहले क्या बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं। जब हम, ये हमने क्या लिया, ये हमारे जनक हैं। जब हम दो जनकों के क्रॉस कराते हैं, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं। ठीक, अब युग्मक आपके क्या बनेंगे, देखो, कैपिटल टी, कैपिटल टी, है ना, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये हमारे क्या बन गए बच्चे, क्रॉस बन गए। ठीक, क्या बन गए हमारे, क्रॉस बन गए। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे बच्चा, इनके बीच हम क्रॉस कराएंगे, यानी कि इनकी कौन से बच्चे यफन पीढ़ी में हमें क्या कराने हैं, कास क्रॉस कराएंगे। हमें देखना है कि इसके अंतर्गत अभी हमें ये क्या मिलता है। ठीक, देखो, क्रॉस कराना सीख जाओ। अगर हम कैपिटल टी का क्रॉस, कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से करवाएंगे, ठीक, फिर इसी कैपिटल टी का स्मॉल टी से, इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से, और इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से, अब हमें जो संतति क्या आएगी बच्चा, देखो, सारे क्या आएंगे, कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी कैपिटल टी। यानी कि यफन पीढ़ी में सभी पौधे क्या आए बच्चा, लंबे आए। यानी कि सभी पौधे, इनकी जो यफन पीढ़ी है, यफन पीढ़ी में सभी पौधे क्या आए, सभी पौधे कैसे आए बच्चे, लंबे हैं। यानी कि जब मेंडल जी ने क्या किया, दो जनक लिया, एक शुद्ध लंबा लिया और एक शुद्ध बौना लिया। ठीक, जब इन्होंने शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना लिया, इन्होंने पहले युग्मक बनाया। युग्मक बनाने के बाद जब इन्होंने क्रॉस किया, तो सभी पौधे क्या आए, लंबे आए, और इस लंबे को हम कहते हैं संकर पौधा। ठीक है, संकर लंबा पौधा क्या बोलते हैं, संकर लंबा बोलते हैं। इसको हम शुद्ध लंबा नहीं कह सकते, क्या बोलते हैं, संकर लंबा। यानी शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना के बीच में इन्होंने क्रॉस कराया, तो इनकी यफन पीढ़ी में सभी कैसे पौधे आए, संकर लंबा आया। यानी कि यहाँ पे बौनेपन ने अपने लक्षण को, बौनापन क्या किया, अपने लक्षण को यहाँ पे बच्चा नहीं शो किया। ठीक, अब वापस से मेंडल जी ने क्या किया कि इनकी जो यफ2 पीढ़ी है ना, इन्होंने क्या किया कि इनकी यफन पीढ़ी में स्वपरागण की क्रिया कराई। ठीक, मेंडल जी ने क्या किया, तो यफन पीढ़ी है, यफन पीढ़ी में क्या किया, स्वपरागण, स्वपरागण की, ठीक है, स्वपरागण की क्रिया। ठीक है, जब इन्होंने स्वपरागण की क्रिया की, तो देखो, पुनेट वर्ग में आप रखोगे तो भी आप समझ जाओगे, बिना पुनेट वर्ग में रखोगे तो भी आपको अच्छे से समझ में। देखो, अब इन्होंने क्या लेना है इधर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल। ठीक, अब देखो, ये कैपिटल टी से कैपिटल टी से क्रॉस कराया तो कैपिटल टी, है ना, इधर कैपिटल टी तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन यहाँ पे क्या आ गए, वंशागति किसकी दिख गई, स्मॉल टी। यानी कि लक्षण क्या हो गए बेटा, पृथक हो गए। ध्यान देना, पहली पीढ़ी में जब उन्होंने शुद्ध लंबा लिया, शुद्ध बौना लिया, दोनों के बीच में जब उन्होंने संकरण कराया, संकरण कराने पे वो सारे पौधे कैसे थे, संकर लंबा थे। कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी, और इनकी पीढ़ी यानी कैपिटल टी स्मॉल टी आई, यानी कि लंबेपन ही शो करेगा, लेकिन कैसा आया, यहाँ पे संकर लंबा आया। ठीक, लेकिन वापस से जब इन्होंने मेंडल जी ने क्या किया, अपनी यफन पीढ़ी में, है ना,
यफन पीढ़ों में स्वपरागण की क्रिया कराई। स्वपरागण की जब इन्होंने क्रिया कराई तो यपटी पीढ़ों में इनको क्या देखा? देखो, अब ये जो है ना, ये बेटा क्या है? शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा। ठीक, ये कैसा है? संकर लंबा। कैसा है? संकर लंबा। और ये भी कैसा है? संकर लंबा। ठीक है, और यहाँ पे शुद्ध बौना, बौना। यानी कि लक्षण क्या हो गए? पृथक्करण का नियम पृथक हो गया कि नहीं हो गया? शुद्ध लंबा भी आ गया, शुद्ध बौना भी आ गया, और संकर लंबा भी आ गया। अब इसका यही आप क्या देखोगी? फिनोटाइप देखो, है ना। जब इसके हम फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप देखें, तो देखो बेटा, लंबा पौधा, है ना, लंबा पौधे का अनुपात कितना है बेटा? लंबे शुद्ध लंबा, है ना, शुद्ध लंबा कितना है? 1 है। संकर लंबा कितना है? 2 है। ठीक है, और शुद्ध बौना कितना है? 1 है। तो लक्षण क्या होगा? 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का अनुपात आएगा, है ना। क्या आएगा? 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का। तो जब आपसे पूछा जाएगा मेंडल के ब्यूजन के नियम में या पृथक्करण के नियम में फिनोटाइप क्या होगा, आप बताओगे 1 संबंधी 2 संबंधी 1। अगर आप यही बेटा जीनोटाइप देखते, क्या देखोगे? जीनोटाइप यानी जीनी संरचना देखोगे, संबंधी 1 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि 2 लंबेपन का जीन है और 1 बौनेपन का जीन। ठीक है, तो संबंधी 1 आएगा। समझ में आ गया? आ गया? समझ में आया कि नहीं? वापस से समझ लो बच्चा कि देखो, जब मेंडल के पृथक्करण को नियम को या वियोजन या युग्मक शुद्धता के नियम का उन्होंने क्या किया? यफन पीढ़ी में एक शुद्ध लंबा लिया और एक शुद्ध बौना पौधा लिया, दोनों के बीच उन्होंने क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पे उनको यफन पीढ़ी में सारे पौधे लंबे लंबे आए, वो भी कैसा आया? संकर लंबा आया। वापस से जब उन्होंने सेल पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण की क्रिया कराई, तो उन्होंने क्या देखा? शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना और संकर लंबा भी मिले। यही मेंडल का पृथक्करण का नियम या वियोजन का नियम या युग्मक शुद्धता का। ठीक, अगला, अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए कि जो अपूर्ण प्रभाविता क्या होती, जो अपूर्ण प्रभाविता का नियम है वो क्या होता है। तो अपूर्ण प्रभाविता कुछ पेड़ पादपों व जंतुओं में यपटू पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण पूर्णतया प्रभावी नहीं होता। अपूर्ण प्रभाविता यानी कि कुछ पेड़ पादपों व जंतुओं में यफन पीढ़ी की संतति में कोई भी जो लक्षण होता है वो पूर्णतः प्रभावी नहीं होता, अर्थात मध्यवर्ती होता है, और इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यानी कि कुछ पेड़ पादपों व जंतुओं में जो यफन पीढ़ी की संतति होती है, ठीक है, संतति में कोई भी लक्षण पूर्णतः प्रभावी नहीं होता, अर्थात मध्यवर्ती होता है, और इससे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक, कारिंच ने, कारिंच ने तुलाबास, है ना, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा में देखा कि लाल पुष्प वाले पादपों को सफेद पुष्प, ठीक है, सफेद फूल वाले पादप से क्रॉस कराने पर गुलाबी फूल वाले पादप उत्पन्न होते, और ये स्वपरागण करवाने पर यपटू पीढ़ी में एक संबंधित एक का लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप अनुपात दर्शाते हैं। यानी कि जब हम लाल पुष्प और सफेद पुष्प अपूर्ण प्रभाविता के नियम में अपूर्ण दिख रहा है ना, इन्होंने लाल लिया, सफेद लिया, और की पीढ़ी कैसी आ गई? गुलाबी पुष्प भी नजर आ गए। तो यहाँ पे क्या नजर आए? अपूर्ण प्रभाविता। क्या सो की? अपूर्ण प्रभाविता सो की। ठीक है, समझ में आ गया? ये है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अब है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखो, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का क्या करना है बेटा? यहाँ पे आपको वर्णन करना। अब देखो,
इनमें अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण होता है, या इसको हम क्या बोलते हैं, अगुणित लिंग धारण, अगुणित द्विगुणित लिंग। देखो क्या इनमें देखो तीन प्रकार की मक्खियां मधुमक्खियां होती हैं। तीन प्रकार में कौन कौन सी होती है बेटा, देखो, एक रानी मधुमक्खी है ना, एक क्या होती है, रानी होती है, और एक ड्रोन मधुमक्खी होती है, और एक कामगार होती है ना, कामगार मधुमक्खी होती है। ये बेटा जो कामगार मधुमक्खी होती है ये निषेचन इसमें नहीं होता। कामगार जो मधुमक्खी होती है इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन जो होता है ये रानी और ड्रोन। तो रानी जो मधुमक्खी होती है जिसको हम मक्खी कहते हैं, है ना, जो मादा क्या होती है, क्यों, इनमें अगुणित और द्विगुणित का बेटा लिंग निर्धारण हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले देखो मादा जो होगी, है ना, मादा कौन सी होगी, क्यून। ये जो मादा क्यून, इनमें जो गुणसूत्र की संख्या होती ये कितनी होती है, 32 होती है, यानी 32 यानी कि 2n होती। ठीक। जो ड्रोन होगा, है ना, जो नर होगा, नर कौन सा होता है, ड्रोन। ये जो ड्रोन होगा इनमें जो गुण संख्या क्या होती है, n, यानी कि ये अगुणित होता है। तो द्विगुणित और अगुणित में लिंग निर्धारण, है ना। अब ऐसे तो इसमें सेक्स डिटरमिनेशन हो नहीं सकता, इसमें लिंग का निर्धारण तो हो नहीं सकता। सबसे पहले क्या होगा, इनमें होगा बच्चा कौन सा, समसूत्री विभाजन। क्या होगा, समसूत्री विभाजन जब होगा, समसूत्री विभाजन से क्या हो जाएंगे, n और 16n हो गए, है ना। समसूत्र में ये हो ना कि संख्या बढ़ेगी लेकिन क्रोमोसोम में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं। संख्या बढ़ेगी लेकिन इसका जो गुणसूत्र होगा, गुणसूत्र के काउंट में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। अब इनमें बच्चा होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, जब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हो, ठीक है, ये कितनी हो जाएंगी, 16n और 16n। अब देखो ये 16n और ये 16n आपस में संलयित होंगे, संलयित होके बन जाएंगे 32n, है ना। और यहाँ पे निर्माण हो जाएगा बच्चा किसका, कामगार, है ना, काम कामगार, या हम इसको बोलते हैं हेल्पर मधुमक्खी, ठीक है। या हम इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पे निर्माण होगा हेल्पर फीमेल का, इसका हेल्पर फीमेल का निर्माण होगा, क्योंकि ये आपस में संलयित हो गए। मादा का एक गुणसूत्र और ये ड्रोन का गुणसूत्र 16-16 आपस में दोनों संलयित हुए, संलयित होने के कितना बन गया, 2n बन गया, बना क्या, हेल्पर। अब यहाँ पे जो एक 16n है ये होगा अनिषेक जनन की, अनिषेक जनन की क्रिया होगी। जब इनमें अनिषेक जनन यानी कि बिना निषेचन की, है ना, ये बिना निषेचन की ही क्या बनेंगे, 16n होगा। जो 16n होगा इसका निर्माण हो जाएगा नर, ठीक है, नर, इसका नर ड्रोन का, ये क्या है, एप्लॉयड, है ना, और ये क्या है, डिप्लॉयड। तो यही अगुणित और द्विगुणित में लिंग निर्धारण की क्रिया देखी, ठीक है। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण यही होता है बेटा कि मादा की उनमें संख्या 32 होती है और नर में ड्रोन में गुणसूत्रों की संख्या n होती है। अब ऐसे दोनों का लिंग निर्धारण तो हो नहीं सकता, तो ये लिंग निर्धारण की क्रिया करने के लिए मादा में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, इसमें इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी, और इनमें होगा समसूत्री विभाजन जिससे संख्या बढ़ेगी लेकिन क्रोमोसोम में कोई भी चेंज नहीं। अब इसका एक गुणसूत्र और इसका दोनों आपस में संलयित होंगे तो हेल्पर ड्रोन का निर्माण करेंगे, और यहाँ पे एक जो मादा का एक एन गुणसूत्र होगा वो अनिषेक जनन की क्रिया को दर्शाएगा। अनिषेक जनन से नर ड्रोन या अगुणित
यही होता है देवगुणित और अगुणित में लिंग निर्धारण की क्रिया। तो मधुमक्खी में जो बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया होती है ये इसी प्रकार। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको क्या किया, क्रॉस करके, है ना, आरेख के माध्यम से मैं आपको समझा दी। अब आपका काम है, आप इसको क्या समझे हो, यही जो आपने आरेख किया है, इसी आरेख को आपको लिख देना। ये जो आपने आरेख किया, इसी आरेख को आपको बहुत अच्छी तरीके से लिख देना है। और इसी तरह यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि पृथक मंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए, तो यहाँ पे मैंने आपके क्रॉस के माध्यम से मैं समझा दी हूँ। अब आप अगर चाहोगे तो इसी क्रॉस को थियरी में आप लिख भी सकते हो। ठीक, थियरी में क्या कर सकते हो, इसको लिख भी सकते हो। अब ये एक आता है बेटा लास्ट क्वेश्चन, पक्षियों में लिंग निर्धारण स्पष्ट कीजिए। पक्षी जो होगी, है ना, पक्षी यानी कि चाहे मोर या जितनी भी पक्षियां हैं, उनमें लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताई हूँ, पक्षी में जो लिंग निर्धारण होता है जेड जेड और जेड के बीच, और ये मेल होता है ना, ये मेल है, और ये कौन है, फीमेल है। क्योंकि पक्षियों में जो विषम युग्मता शो करती है वो मादा विषम युग्मता पाई जाती है। पक्षी में नर होगा कि मादा होगा ये डिसाइड कौन करेगी, कौन करेगी, इसकी पक्षी में जो मादा होगी वो डिसाइड करेगी कि नर होगी या मादा हो। ठीक, ठीक है, चलो अब क्रॉस कराओगे, देखो क्रॉस कैसे कराओगे, किसी भी जाति की भी जब बच्चा हम क्रॉस कराते हैं तो हम एक साइड क्या लेंगे बच्चा, नर लेंगे, है ना, और नर हमारा क्या है, जेड जेड है ना, और दूसरी साइड हम क्या लेंगे, मादा लेंगे, और मादा हमारी क्या है, जेड डब्ल्यू है। ये हमने क्या ले लिया, जनक ले लिया, है ना, हमने क्या ले लिया, जनक ले लिया। अब जनक हम क्या करते हैं, क्रॉस कराने के पहले हम क्या करते हैं, युग्मक को बनाते हैं। अब हमने क्या किया, युग्मक बनाया। युग्मक में जब आप बनाओगे देखोगे क्या दिखेगा भाई, जेड, है ना, जेड, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जेड और डब्ल्यू। इसमें जो विषम युग्मता दर्शा रही है वो कौन दर्शा रही है बेटा, मादा दर्शा रही है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, मादा क्या दर्शा रही है, सम युग, सम, ठीक है, क्या दर्शा रही है, विषम युग्मता को दर्शा रही है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि लिंग गुण, यानी कि यही क्या डिसाइड करेगी इसका मेल होगा या फीमेल होगा। अब देखो, अब यहां से अगर नर अपना जेड देगा और मादा भी अपनी जेड देगी, क्या होगी संतति इसकी, जेड। ठीक, अब अगर यहाँ से नर अपना जेड देगा, मादा अपनी डब्लू देगी, क्या होगा संतति जेड। और यहाँ से अगर नर जेड और मादा ने भी क्या दिया, जेड दिया, जेड और जेड। ठीक, वापस से नर ने जेड दिया और मादा ने क्या दिया, डब्लू दिया, क्या हो गया, जेड। ठीक, यानी कि देखो ये डिसाइड कौन करेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो ये जो जेड जेड है ना, ये जेड जेड कौन है, नर है। ठीक, और ये जेड डब्लू कौन है, ये मादा है। तो यहाँ पे डिसाइड कौन की, मेल होना या फीमेल होना कौन दर्शा रही है, मादा दर्शा रही है ना। पक्षियों में मेल पक्षी होगा या फीमेल पक्षी होगा, ये कौन दर्शाएगी, मादा दर्शाएगी। कि मादा में ही क्या नजर आ रहा है, विषम युग्मता आ रहा है ना, मादा क्या शो कर रही है, विषम युग्मता को शो कर रही है। लेकिन इसी तरह जब हम मानव का देखते हैं तो मानव में विषम युग्मता कौन शो करता है, एक मेल करता है ना। ये डिसाइड कौन करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, कौन डिसाइड करेगा, एक पुरुष करता है। ठीक, ओके, समझ में आ गया। अगर आपको तो यहाँ पे ये भी चांसेस हो सकते हैं कि 50% क्या होगा, नर होगा, और 50% यहाँ पे क्या होगी, 50% में नर आएंगे और 50% में क्या आएंगे, मादा आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अगर आपको ये क्रॉस कराने में जब दिक्कत होती, ठीक है, जब आपको ये वाला क्रॉस कराने में, मान लो एग्जाम में आप ये क्रॉस कराने में कंफ्यूज हो जाते हो, दिक्कत हो जाती हो,
तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। देखो, आप पुनेट वर्ग में रख के भी क्रॉस को करा सकते हो। कैसे कराओगे? आपके पास दो ऑप्शन। देखो, अगर पुनेट वर्ग में रख के कराओगे तो आप नहीं भूलोगे। जब पुनेट वर्ग में रख के क्रॉस कराओगे तो वो आपको जल्दी नहीं भूलेगी। वो क्रॉस कराओगे थोड़ा सा आपका भूल जाता है। ठीक। ठीक। देखो, अब अगर यहाँ तुम क्रॉस कराते, जेड से जेड कितना हो जाएगा? जेड जाएगा। जेड से वापस से कराओगे तो जेड डब्लू हो जाएगा। जेड से जेड फिर कराओगे तो जाएगा। और जेड से डब्लू में कराओगे तो डब्लू हो। ठीक। ये आपकी क्या है? ये मादा है ना? और ये क्या है? ये नर है। फिर चांसेस कितने हुए? 50% क्या होगा? मेल होगा, है ना? और 50% क्या होगी? मादा होगी। ये विषम युग्मता कौन सो की? पक्षी की। किसने सो किया? पक्षी सो। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये चाहे आपका पक्षियों में लिंग निर्धारण का स्पष्ट कीजिए या मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण हो गया, ये जितने भी टॉपिक है बेटा, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से एकदम क्लियर करके, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर करके आना है। ये आप प्रैक्टिस करोगे। अब आपके लिए, है ना, अब आपके लिए होमवर्क क्या है? होमवर्क में आपको मैं 3 टॉपिक होमवर्क का दूंगी। ठीक है, 3 टॉपिक मैं दूंगी। एक प्रैक्टिस क्या करने हैं? मेंडल का, मेंडल का मेंडल की प्रभाविता का, मेंडल की प्रभाविता का नियम, के मेंडल के प्रभाविता के नियम को। दूसरा है मेंडल का ही जो क्या है, स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र अपविहवन, स्वतंत्र अविहवन का जो नियम है। ये 2 होमवर्क हो गया। और थर्ड में जो आपका है, थर्ड में है आनुवंशिक विकार। ठीक है, थर्ड में क्या है? आनुवंशिक जो विकार होते हैं। क्या देखोगे? आनुवंशिक, आनुवंशिक विकार। ठीक। अब इन आनुवंशिक विकार में आपको 2 आते हैं। एक तो हमारा आता है क्रोम, कि इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो एक होता है क्रोमो विकार, यानी जो सूत्र की वजह से होता है। ठीक। और दूसरा होगा एक आपका जो विकार होगा, मंडली विकार होगा, है ना, एक मंडली विकार। आप देखो, मंडली विकार। और मंडली विकार के साथ साथ एक टॉपिक आपकी और है, जो है परिवर्तन। तो परिवर्तन, तो ये टॉपिक आपको होमवर्क है। क्या है? आपको होमवर्क है। होमवर्क के तौर पे आप ईमानदारी से ये चारों जो टॉपिक है, होमवर्क के तौर पे इस चारों टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ के आओगे कि मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है ना, मेंडल की स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या है, मेंडल का जो आनुवंशिक नियम है, 2 नियम है। ठीक है, आनुवंशिक विकार में एक मेंडली विकार और एक क्रोमो, यानी कि एक गुणसूत्र की वजह से होता है। हमारी जो आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, और एक मेंडली विकार होता है। ये 2 हो गया। और एक उत्परिवर्तन, इस उत्परिवर्तन को हम कहते हैं म्यूटेशन। और ये जो म्यूटेशन होता है हमारे जीन में, है ना, जीन में कहीं न कहीं उत्परिवर्तन होता है, जिससे हमें कई सारे बीमारियां होती। ठीक। इन सारे टॉपिक को, है ना, ये जितनी भी टॉपिक है, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, ये आपकी क्या है? होमवर्क है कि मंडल के प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र का नियम, आनुवंशिक विकार, मंडली क्रोमो विकार, ये सारे टॉपिक आपको तय। ठीक।
अब कुछ बच्चों का है कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ के लिए बच्चा आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करोगे, हालांकि मैं हर एक क्लास में बता दी हूँ। तो आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करोगे, वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद फ्री कोर्स में जाओगे। जब आप खोलोगे तो फ्री कोर्स में जाओगे, फ्री कोर्स में जब आप खोलोगे तो वहाँ पे आपको 10वीं 11वीं और 12th और सीयूटी दिखे। तो आप 12th पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको ये जो 500 कोर्स की जो डेली डेली आपकी क्लासेस हो रही हैं वहाँ पे आपको मिल। ओके, क्लियर? तो आप सभी बच्चों को ये ईमानदारी से करके आना। ये जितने भी इसमें आपको लिखने, अभी ये तो मैंने आपको क्रॉस बता दिया है ना, ये क्रॉस कैसे कराया जाता है इन सारे क्रॉस को मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस क्रॉस को आप कैसे कराओ। ठीक, पूर्ण प्रभाविता हो गया। और इसके साथ साथ यहाँ पे बेटा जितने भी है ना, ये आपके सब्जेक्टिव के, और सब्जेक्टिव के साथ साथ ये आपने जितने भी ऑब्जेक्टिव किया। अब देखो आप देख रहे हो कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव से ही आपके सब्जेक्टिव मैच करे, इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपने अच्छे से ऑब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन को आप तैयार कर ले तो, या दीर्घ उत्तरी को लघु उत्तरी को तैयार कर लेते हो, तो ऑब्जेक्टिव जब आपके कहीं से भी पूछे जाएंगे तो आप एक अच्छी तरीके से कर सकते। ठीक है, ओके। ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये होमवर्क आपको करके आने हैं ईमानदारी से। बाकी ये जो क्लास है, इस क्लास को आपको शेयर भी करने हैं। और ये जो बीच बीच में आप लोग छोड़ छोड़ के जाते हो, देखो बीच में जब आप छोड़ के जाओगे या जब बीच में आप आओगे तो कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं है। जब आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे तो हर एक टॉपिक आपकी क्लियर हो। ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी बच्चों को बाय बाय।